गुड मॉर्निंग फ्रेंड स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में चल रहा था वेव ऑप्टिक्स में थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। दो केस मैंने बता दिया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मैंने बताया था कंडीशन होता है दो टर्म में। पहला होता है फेज डिफरेंस के टर्म में कि 2n पाई के फॉर्म में होना चाहिए फेज डिफरेंस, मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई होना चाहिए फेज डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस के टर्म में देखा जाए तो n लैम्डा होना चाहिए पाथ डिफरेंस जो है। ठीक है, यदि डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो फेज डिफरेंस होना चाहिए कि 2n प्लस या माइनस कहिए ऑड पाई, यानी ऑड पाई होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल 2n माइनस 1, यानी कि लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ये मैंने दो केस देख लिया था। ठीक है, यही मैंने देख लिया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई मैक्स जो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता है, और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम इंटेंसिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड केस बताते बताते टाइम ओवर हो गया था। ठीक है, उस थर्ड केस को हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए थर्ड केस क्या है सो थर्ड केस when I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, मतलब दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम हो, तो हम क्या जानते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, यही जानते हैं ना जी। तो I1 I2 की जगह I0 लिखिए, I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 cos phi। ठीक है, ये 2I0 ये 2I0 cos phi, 2I0 आप कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1 प्लस cos phi। अब ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़े होइएगा तो आप जानते हैं कि 1 प्लस cos phi का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos phi का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, फॉर्मूला होता है, ये याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो इसको हम आगे लिखेंगे 2I0 2 cos स्क्वायर phi बाई 2। ठीक है, ये हो गया 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2, ये हो गया इंटेंसिटी। इसको इस फॉर्म में याद रखिए या इस फॉर्म में याद रखिए, I max cos स्क्वायर phi बाई 2। कॉस का जो कोफिशिएंट होता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, वेयर I max इक्वल टू 4I0। अब इसका आप ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ आपको सीधे याद रख लेना है। ठीक है, cos स्क्वायर phi बाई 2 का ग्राफ तो नहीं पता है, लेकिन इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस cos phi का, 1 प्लस cos phi का। देखिए सबसे पहले हम आपको ऐसा दे दें यदि कि I इक्वल टू 1 प्लस cos phi, मात्र 1 प्लस cos phi है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप पहले cos phi का ग्राफ ड्रॉ, देखिए ध्यान से ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। हमें ड्रॉ करना है I इक्वल टू 1 प्लस cos phi। ठीक है, तो सबसे पहले I इक्वल टू cos phi का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। I इक्वल टू cos phi, ऐसा ग्राफ जाता है cos का, ये जाएगा आपका 1, ये जाएगा पाई बाई 2, और ये जाएगा पाई पे मिनिमम। ठीक है, ये जाता है -1। अब 1 प्लस cos phi ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 1 प्लस cos phi, तो इस पूरे ग्राफ को आपको पता है अप शिफ्ट कर देना होता है ना, यहाँ 1 यूनिट अप शिफ्ट कर देना होता है, 1 यूनिट। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, टच करेगा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। ठीक है, और मैक्स वैल्यू 2 जाता है, ये पाई बाई 2 पे जाता है, और ये पाई पे जाता है, ये मैक्स वैल्यू 2 पाई पे जाता है, एंड सो ऑन, ये 5 है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको ड्रॉ करना है I इक्वल टू 2I0 1 प्लस cos phi। 1 प्लस cos phi तो ड्रॉ कर लिए हैं, इसमें 2I0 करना है, तो क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। तो ये जो 2 जो था उसमें 2I0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4I0 हो जाएगा, ये I हुआ, यही हमारा ग्राफ हो गया है। ठीक है, यही हमारा ग्राफ है। ठीक है, इंटेंसिटी वर्सेस phi ग्राफ, I इक्वल टू 2I0 1 प्लस cos phi, जो कि बराबर आएगा 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2 के। ठीक है, इसी का ग्राफ है ये, नोट कर लीजिए प्लीज़।
ठीक है, और ये जो होगा 2i0 हो जाएगा मीन वैल्यू। यही था स्पेशल केस थर्ड, 12th लेवल पे यही जानना था, जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये थ्योरी था इंटरफेरेंस का, ख़त्म हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लीजिए। दो वेव्स हैं, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इंटेंसिटीज दे रखा है I और 4i। आपको बताना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। फार्मूला आप लोग जानते हैं, आई मैक्स क्या होता है, डिराइव करवाए हैं हम, आई मैक्स रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम क्या होता है ये भी आपको पता है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। बस मैंने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया, एकदम बनाइए आप। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम आलस से, कोई भी लेजीनेस नहीं, बिल्कुल बनाइए, बन जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है आप में, मतलब कि इसमें इसे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, सर के भरोसे नहीं रहना है, खुद बनाना है। हम ऐसे बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग बनाइए खुद से। क्या क्वेश्चन है, पूछ रहा है आई मैक्स बाई आई मीन, है ना जी। तो आई मैक्स बाई आई मीन जो हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट I1 की जगह तो रूट I लिखना है, और I2 की जगह रूट 4i लिखना है। ठीक है, रूट I माइनस रूट 4i लिखना है। अब इसको सॉल्व भी क्या हम ही करें जी, करना तो आप ही लोगों को है, जो सॉल्व होने पर आएगा वही हो गया आंसर। I प्लस रूट I प्लस 2 रूट I डिवाइडेड बाय रूट I माइनस 2 रूट I का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 रूट I बाई रूट I माइनस में का होल स्क्वायर। रूट I से रूट I कैंसिल, ये हो जाएगा 9:1, 9/1। यही हो जाएगा आई मैक्स बाई आई मीन का रेशियो। ठीक है, यही हमारा आंसर है, 9:1 हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, आसान था। इंटरफेरेंस एकदम आसान क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है सो। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिए है ना, एकदम पहला क्वेश्चन का रिवर्स ही है देखा जाए तो। ठीक है ना, जिसमें क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है। गिवन क्या है यहाँ पर, आई मैक्स और आई मीन का इंटेंसिटी दे रखा है 9:1। पूछा क्या जा रहा है, वी हैव टू फाइंड I1 बाई I2, मतलब कि I1 बाई I2 क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, ये आपको बताना है कंपोनेंट वेव्स के इंटेंसिटी का रेशियो क्या है। एकदम पहले का रिवर्स क्वेश्चन है, बनाइए खुद से बनाइए पहले आप, तब मेरा सॉल्यूशन देखिए ज़्यादा अच्छा से। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, बनेगा आसानी से, बनाइए। देखिए कैसे बनाना है। आई मैक्स बाई आई मीन 9:1 दे दिया है ना। हमें बताना है I1:R, तो क्या है फार्मूला, खुद रीच कीजिए। क्या होता है, रूट I1 प्लस रूट I2 होता है ना जी, और आई मीन क्या होता है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर होता है ना। ये इसका इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, इंटेंसिटी स्केलर होता है, -3 नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 बाय रूट I1 माइनस रूट I2 इक्वल टू 3। ठीक है, रूट 9 मतलब कि 3 हो जाएगा। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कीजिए, रूट I1 प्लस रूट I2 इक्वल टू 3 रूट I1 माइनस 3 रूट I2। दिस इम्प्लाइज। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, आप तो आगे सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। उधर ले जाइए इसको, चाहे इसी को इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए, लिख जाइए 4 रूट I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2 रूट I1, मतलब रूट I1 बाई रूट I2
यानी कि रूट अंडर I1 बाई I2, ठीक है, ये जाएगा इधर 2 हो जाएगा, यानी कि I1 बाई I2 जो हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। इसी में एक और क्वेश्चन हम दे सकते थे, बोल सकते थे कि बताइए कि दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का रेशियो बताइए क्या होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड का रेशियो ही पूछ सकता। तो क्या हम जानते हैं कि I = K × A² होता है, तो हम कह सकते हैं कि I1 बाई I2 जो होगा वो A1 बाई A2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। तो जब कभी भी आपको एम्पलीट्यूड का स्क्वायर सॉरी एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछेगा तो इसको आप लिखिएगा A1 बाई A2 का होल स्क्वायर = 4/1, यानी A1 बाई A2 जो हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का रेशियो ये होगा यदि पूछेगा तो, ठीक है ना, ये हो जाएगा रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, ऐसे बनेगा, नोट कर लीजिए प्लीज। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। दो कोहेरेंट सोर्स है जो लाइट इमिट कर रहे हैं, जिनकी इंटेंसिटी सेम है, इक्वल है, इंटेंसिटी दे रखी है I। दोनों सुपरपोज करते हैं, सुपरपोजिशन के कारण इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस में बताना है आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा यदि उनके बीच का पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बनाइए। 3 क्वेश्चन दिया है, पहला λ/2 एक हम बताते हैं, बाकी 2 आप बनाइए कम से कम। ऐसे तो बिना बताए चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन ठीक है, एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप बनाइए। देखिए, जब कभी पाथ डिफरेंस दिया हुआ हो क्वेश्चन में लैम्डा के टर्म में, तो आपको सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालना होगा। जब कभी पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो आपको फेज डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, क्या होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि फेज डिफरेंस = 2π/λ × Δx। ये आपको यूज करना है। यदि आप नहीं लिखे हैं इससे पहले तो अभी नोट कर लीजिए। यदि इससे पहले हम नहीं बताए, बाय द वे नहीं बताए होंगे, हमको जहाँ तक ख्याल होगा हम थ्योरी के समय ही बताए होंगे, ऐसे अलग से नहीं बताए होंगे। ठीक है, तो ये अभी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि फेज डिफरेंस जो होता है वो 2π/λ × Δx होता है। तो पहला क्वेश्चन के लिए देखिए क्या होगा, फेज डिफरेंस निकालिएगा तो 2π/λ × Δx कितना है, λ/2। λ/2 निकाल दीजिए, फेज डिफरेंस हो गया पाई मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी होगा। नाउ हम लोग क्या जानते हैं जी, I रिजल्टेंट I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi, जनरल फार्मूला ये होता है। आप जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं, और नहीं तो ये स्पेशल केस वाला फार्मूला है जब दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो स्पेशल केस वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये था स्पेशल केस वाला फार्मूला। रिजल्टेंट जो था वो था I max cos स्क्वायर phi/2, और I max होता था 4I0। ठीक है, आप स्पेशल केस का वो फार्मूला यूज कीजिए चाहे जनरल ये यूज कीजिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी I1 I है 2I × cos pi -1 होता है, 2I + 2I × -1 हो गई 0 इंटेंसिटी। डिस्ट्रक्टिव है, जब सेम इंटेंसिटी रहती है तो डिस्ट्रक्टिव में 0 इंटेंसिटी होता है। आप यहाँ भी यूज कर सकते थे। I max क्या हो जाएगा जी, 4I, यहाँ इंटेंसिटी I0 के जगह 4I लिखा हुआ है, cos स्क्वायर π/2, cos π/2 0 होता है। ठीक है, मैंने बता दिया एक क्वेश्चन, बाकी अपने से बनाइए आप 2 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अपने से बनाइए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये है फर्स्ट मेथड, ये है सेकेंड मेथड, ये स्पेशल केस वाला फार्मूला है।
चलिए देखिए, बाकी 2 नंबर 3 नंबर का आंसर मिला लीजिए। सेकेंड मेथड यूज करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटेंसिटी सेम दे रखा है। सेकेंड नंबर में क्या यूज करना है हमको, पहले फाई निकालेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स कितना है जी, लेमडा बाई 3, ये हो गया 2 पाई बाई 3। हैंस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है जी, कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है। आई मैक्स कितना हो जाएगा 4i इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट आई के बराबर ही रहेगा रिजल्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाई निकालेगा तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 4। फार्मूला ये होता है जी 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, पाई बाई 2 हो गया। हैंस आई इक्वल टू आई मैक्स 4i हो गया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू 2, ये पाई बाई 4 हो गया, और पाई बाई 4 जो होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2i, यही हो गया आंसर। मिला लीजिए, दूसरा का आंसर i है, तीसरा का आंसर 2i है, ठीक है। रिजल्टेंट नोट कर लीजिए जल्दी से, जिससे नहीं बना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 2 सोर्सेज हैं जो इक्वल इंटेंसिटीज़ के लाइट इमिट कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 सोर्स हैं, इक्वल इंटेंसिटीज़ के लाइट जो है इमिट कर रहे हैं S1 S2। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जो इंटेंसिटी दिया हुआ है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो सकता था, उस मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ इंटेंसिटी यहाँ पर मिलता है। तो बताइए इन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि पाथ डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए बनाइए, पहले कोशिश कीजिए, आप बना सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी मैंने नहीं बताया, जितना मैंने बताया उसी से बनना है एकदम, ठीक है। जितना मैंने बताया एकदम उसी से बनना है। देखिए बनाना कैसे है। सो पहली बात तो ये कि ये सेम इंटेंसिटी वाला वेव है, तो सेम इंटेंसिटी के लिए एक स्पेशल फार्मूला क्या जानते थे हम लोग, I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। ये स्पेशल केस का फार्मूला है जब सेम इंटेंसिटी रहती है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है मैक्सिमम का आधा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू आई मैक्स बाय 2, हैंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव आई मैक्स बाई 2, यानी कि यहाँ पे आई मैक्स बाई 2 पुट कीजिए, ये मिलेगा आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 निकल गया फेज डिफरेंस। जब फेज डिफरेंस निकल जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस भी निकल जाएगा। फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लीजिए, आसान है। ये आई मैक्स से ये आई मैक्स कैंसिल, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 5/2 इक्वल टू 1/2, यानी कॉस 5/2 इक्वल टू 1/√2। कॉस कितना डिग्री, 1/√2 45 डिग्री, यानी π/4, यानी 5/2 इक्वल टू π/4, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा π/2। यही आंसर है हमारा। अब हम लोग इतना जानते हैं कि 2 फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। फाई को π/2 पुट करेंगे, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स आ जाएगा लेमडा के टर्म में कितना, λ/4। यही आंसर है, यही आंसर है हमारा, ये और ये फेज डिफरेंस π/2, पार्ट डिफरेंस λ/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए
देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएसी यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का डिफिनीशन पता होना चाहिए। पहले वाईडीएसी क्या था, फ्रिंज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, सो देखिए ये एक सोर्स था, ये S1 था, ये S2 था, स्लिट था, यहाँ से ऐसे निकलता था वेव, ठीक है, स्फेरिकल, ये सिलिंड्रिकल होता था या स्फेरिकल कुछ भी, इन दोनों के सुपरपोजिशन से यहाँ पर फ्रिंज बनता था। ये सेंट्रल फ्रिंज, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। देखिए ये ब्राइट फ्रिंज बन दिखा है मैंने, तो किसी भी दो ब्राइट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ कहलाता है। किसी भी ब्राइट फ्रिंज के दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फ्रिंज विड्थ, समझ गए। या फिर दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस भी, ये मिनिमा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, फ्रिंज विड्थ कहलाएगा, समझ गए। फ्रिंज मतलब वाईडीएसी में जो कलर्ड बैंड मिलता है, ब्राइट डार्क मिलता है, ठीक है ना, उसको फ्रिंज कहते हैं उस बैंड को। इस बैंड के बीच वाले बिंदु के दो बैंड के ठीक बीच वाले पॉइंट के डिस्टेंस जो होता है, दोनों ठीक बीच का जो डिस्टेंस होता है दोनों, अरे ब्राइट फ्रिंज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ कहलाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये वही हम डेफिनेशन डिराइव कराने जा रहे हैं, तो चलिए डेफिनेशन नहीं सॉरी एक्सप्रेशन डिराइव कराने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा कॉन्शियस रहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड में, ध्यान से देखिएगा। बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, एकदम रख ही लेना है ये, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात डायग्राम बनाइए, ये सोर्स एस है, एकदम सिमेट्रिकल डायग्राम बनना चाहिए। सिमेट्रिकल, यहां से एक लाइट निकला, हम वेव के रूप में ना दिखा के रे के रूप में दिखा रहे हैं, यहां पे बना, इसके जस्ट सामने वाला जो होगा ये इसके सामने वाला जो होगा ये, ठीक है, यहाँ पर एस के सामने वाला जस्ट यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनता है क्योंकि पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये सेंट्रल ब्राइट P है, ये Q है, ये O है, ठीक है ना, ये सेपरेशन कैपिटल D है, ये S1 S2 के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, ठीक है। इसको थोड़ा मिलाइए ऐसे, हाँ। अब इसमें एक मेन बात देख लीजिए, S1 और S2 सिमेट्रिकल प्लेस्ड है तो इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, पार्ट डिफरेंस तो 0 आ जाएगा क्योंकि बराबर लेंथ है। जो पार्ट डिफरेंस होगा यहाँ पर होगा, यहाँ पर नो डाउट S2Q ग्रेटर देन S1Q। कितना ज़्यादा है तो देखिए थोड़ा हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर स्मॉल डी जो होगा ग्रेटर देन कैपिटल डी होगा और ये दोनों ही वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होगा, ये एक एजम्पशन है, ठीक है। एजम्पशन क्या है यहाँ पर, एजम्पशन कि कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी स्मॉलर देन स्मॉलर या कैपिटल डी एंड वेवलेंथ जो होगा लेस देन कैपिटल डी होगा, ठीक है। ये एजम्पशन है। अब देखिए एजम्पशन से क्या रिजल्ट निकलता है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस कहा जाएगा एज कंपेयर टू स्मॉल डी, कहा जाएगा ना जी। इससे क्या होता है देखिए बताते हैं आपको, जब कभी भी आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस दिया जाएगा ना
तो ये S1Q और S2Q ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लगभग पैरेलल होंगे। ये S1Q और S2Q लगभग पैरेलल होंगे। अब कोई कहेगा कि भाई ये यहाँ पे मिल रहा है Q पे, तो पैरेलल कैसे हो गया? ये तो यहाँ पे कट रहे हैं, पैरेलल लाइन तो कभी कटते नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक ये है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिल रहे हैं, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिल रहे हैं, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके जो मिलते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल लाइन से बचपन से ही पढ़े हो 10th क्लास से ही कि पैरेलल लाइंस, या 9th क्लास में, पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट डिस्टेंस से मिलते हैं, है ना? तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से मिल रहे हैं तो ये पैरेलल हो गए। इसको हम थोड़ा और ज़्यादा इलुस्ट्रेट करते हैं, डायग्राम में वो पैरेलल नहीं दिख रहा है, आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला जो है ना बहुत ही स्मॉलर है, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे बहुत स्मॉलर है। जब दो लाइन के बीच का एंगल बहुत स्मॉलर है तो उसको इनफाइनाइट तक बढ़ाइए। जैसे देखिए ये एक लाइन हुआ और स्मॉल एंगल बनाते हुए इसको इनफाइनाइट तक ले जाइए, एकदम इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक आप ले जाइएगा तो देखिएगा इनफाइनाइट पर आते हुए ये पैरेलल हो जाएंगे लगभग। ध्यान से देखिए, आप खुद से ड्रॉ करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि बोर्ड पर टेढ़ा मेढ़ा बना दे रहे हैं, आप खुद से कॉपी पे देखिए बनाकर, या आप खुद ही सीधा बनाइए, स्मॉलर एंगल बनाइए 1 डिग्री का, एकदम छोटा 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो आपको दिखेगा कि इनफाइनाइट पर जाने पर क्या होगा, ये पैरेलल दिखेंगे आप। ठीक है, हालांकि दोनों यहाँ पर स्मॉल एंगल है, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट पे जाने पर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाने पर पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, और जब पैरेलल हो जाते हैं तो उस केस में याद रखिएगा, ये 90 डिग्री हम ड्रॉ कर दे तो ये थीटा है, ये बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो जाते हैं। जब थीटा टेंड्स टू 0 तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक ना, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वही बात है कि ये दोनों पैरेलल हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए ऐसे। जब 90 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा ना, ये L है, ये S2 है, तो S1Q और LQ दोनों बराबर हो जाएंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इस थीटा के लिए ये हो जाएगा आपका 90 के सामने हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। तो बेस और हाइपोटेनस बराबर होते हैं, थीटा टेंड्स टू क्या 0 डिग्री, तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो S1Q और S2Q का पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा जी, डेल्टा x जो आएगा वो हो जाएगा S2Q माइनस S1Q। S2Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, S2Q को लिख सकते हैं S2L प्लस LQ माइनस S1Q, S2L प्लस LQ माइनस S1Q, और ये दोनों तो बराबर है, तो ये S2L जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये S2L जो होगा वो हो जाएगा पाथ डिफरेंस। ये देखिए आपको हमने समझाने के लिए इतना लिखा है, डेरिवेशन करने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाथ डिफरेंस जो हुआ ये S2L के बराबर हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या कीजिए, ये लाइन भी, तीनों लाइन पैरेलल हुए हैं। ठीक है, ये थीटा हुआ तो देखिएगा ये भी थीटा आ जाएगा, खुद देख लीजिए, ज्योमेट्री आप खुद लगाइए कैसे होगा ये थीटा, देख लीजिए ये थीटा है ना जी। आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा है, ये आपको पता है कि 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90। हाँ देखिए ये हो गया हमारा, खुद से ऐसे आपको देखना है, ये थीटा हुआ तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारा 90 माइनस थीटा हुआ। उसके बाद देखिए ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, ये टोटल 90 है, यहां से नहीं हो रहा। चलिए दूसरा तरीका से आपको बताते हैं, आपको हम दूसरा तरीका से बताते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो एंगल इन दोनों के बीच में हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ऑटोमेटिक ये थीटा हो जाएगा। ये हमको पता नहीं था, हो गया। एक फिर से ये हॉरिजॉन्टल दोनों पैरेलल हुए, ये पैरेलल, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा होगा। ये पैरेलल, इन दोनों के बीच का थीटा, तो ये भी थीटा।
जब ये थीटा टोटल लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल में देख लीजिए S1 S2L में ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो गया। तो बस खुद से अपना ज्योमेट्री लगाइए। इसके बाद तो मिटाते हैं हम, डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक है। assumption स्मॉल d ग्रेटर देन कैपिटल D, लैम्डा जो है सॉरी लेस देन कैपिटल D, लैम्डा जो है उससे भी छोटा है। दो एजम्पशन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज आप खुद से लिखना है, आपको लैंग्वेज खुद से लिखना है 12th के स्टूडेंट को। देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि लाइट सोर्स एस emit a monochromatic light, ठीक है, which illuminates the source the slits S1 and S2. Now the slits S1 and S2 become secondary wavelets, ठीक है, secondary sources. The light from these sources meet at point Q, ठीक है, और ये nth और at point Q nth bright fringe occurs या nth bright fringe occurs, ठीक है, nth fringe forms, ठीक है, nth fringe forms Q पे nth fringe बन रहा है, वो ब्राइट हो सकता है चाहे डार्क हो सकता है। nth fringe forms लिख, ठीक है। अब लिखिएगा यहाँ पर लैंग्वेज में 2-3 लाइन यही लिखिएगा, पॉइंट ऐसे जो पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, it illuminates S1 and S2, slits S1 and S2, it becomes secondary source, light from this source meet at Q where fringe forms, ठीक है। now देखिएगा in triangle S1 S2L, ये डेल्टा x है, पाथ डिफरेंस S1 S2L, साइन थीटा इक्वल टू क्या है जी, एजम्पशन 3, थीटा स्मॉलर है। साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा x बाय स्मॉल डी, ये इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिए OPQ, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा YN बाय D, ये इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। फॉर स्मॉलर एंगल्स sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, हेंस sin थीटा किसका बराबर है जी, डेल्टा x बाय d, और tan थीटा किसके बराबर है, yn बाय d। तो yn nth फ्रिंज का पोजीशन क्या हो गया, nth फ्रिंज का पोजीशन क्या हो गया, डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ये याद रखना है जो बॉक्स में कर दिए इसको, ठीक है। yn क्या है, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज या ब्राइट और डार्क फ्रिंज, ब्राइट और डार्क फ्रिंज, जो भी आपको मानना है। कैपिटल D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्मॉल d क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, ये इतना आपको ये माना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतना समझ में आना चाहिए सब, yn तक निकालने में किसी को दिक्कत नहीं रहना चाहिए, yn निकालने तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इतना यदि आप समझ गए तो आगे एकदम आसान है। अब देखिए अब की पॉइंट क्या है, यदि हम आपको कहें कि यहाँ पर 10वां फ्रिंज बन रहा है, 10th फ्रिंज, और ये 20 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, PQ, और यहाँ से जस्ट पहले Q डैश, यहाँ पे 9वां फ्रिंज बन रहा है, और ये कहेंगे कि 16 सेंटीमीटर पे 9वां फ्रिंज है, तो 9वें और 10वें के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, नो डाउट दोनों का अंतर 4 सेंटीमीटर। और आपको डिफिनेशन बताए हैं, दो कंसेक्यूटिव फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वही ना फ्रिंज कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो nth फ्रिंज बना 100,
और उससे जस्ट पहले जो फ्रिंज बना सो उनके बीच का डिस्टेंस बीटा होगा। तो यहीं पर लिख रहे हैं बीटा इक्वल टू फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू nth फ्रिंज के पोजीशन में से घटा दीजिए n-1 फ्रिंज का पोजीशन। ठीक है, तो ये बीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक मिनट, डेल्टा एक्स यहां पर पाथ डिफरेंस जो होगा, एक स्टेप और लिखना भूल गए हैं, वो स्टेप हम इतना आप समझ गए होंगे, एक स्टेप हम यहीं पर लिखते हैं yn इक्वल टू n लैम्डा d/d, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा। ठीक है, वो हम लिखना भूल गए हैं, लिख ही देते हैं इसी में। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा, हेंस फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इसको मिटाते हैं, हेंस फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ yn इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा d/d। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फॉर हेंस फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू yn, यानी nth में से n-1 का पोजीशन आप घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा n लैम्डा d/d माइनस n-1 लैम्डा d/d। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, वो n में से n-1 घटेगा तो लैम्डा d/d आ जाएगा, यही हो गया फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। ठीक है, यही हो गया फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। नोट कर लीजिए प्लीज, कैसे नोट करना है पता है आपको? पहले ये नोट करना है, ये नोट करना है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ऐसे स्टेप लिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज, हम आपको दोबारा ये लिखा है समझाएंगे, अभी इतना पहले आप नोट कीजिए, हम दोबारा समझाएंगे, थोड़ा कचपच हो गया इसलिए। ठीक है, प्लीज नोट कीजिए। चलिए देखिए, दोबारा बता दे रहे हैं, बहुत खचबच हो गया था। पहले आप डायग्राम बनाइएगा, सबसे पहले डायग्राम सही बता रहे हैं कि यहाँ से स्लिट से सिमेट्रिकली आपको दो स्लिट दिखाने हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा क्योंकि बराबर है, ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, हम आपको समझा चुके हैं, स्मॉलर एंगल बनता है तो लगभग पैरेलल। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये पाथ डिफरेंस बन जाता है S1 S2 डेल्टा x। ठीक है, मिड पॉइंट O है, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा एंगल, तो नो डाउट ये भी थीटा, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ये d है, ये स्मॉल d है। ठीक है, इतना ही आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद क्या करना है, इन लिखेगा इन ट्राइंगल S1 S2 L, लिखेगा साइन थीटा इक्वल टू, डायग्राम में देखिए साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है डेल्टा x, हाइपोटेनस एंड एंटी के सामने वाला है स्मॉल d, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर इन ट्राइंगल OPQ, ये yn है, nth ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, डेल्टा इन ट्राइंगल OPQ लिखिएगा tan थीटा इक्वल टू yn बाई कैपिटल D।
ठीक है, लिखिएगा फॉर स्मॉलर एंगल्स sin theta approximately equal to tan theta means delta x by small d equal to y n by d। ठीक है, तो y n आप यहां से ड्रॉ कर लीजिए, डेल्टा x कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये एक फॉर्मूला है जो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस delta x equal to n lambda, hence equation third become y n equal to n lambda capital D by small d। ठीक है, ये इक्वेशन 4। अब बीटा निकालना है तो nth पोजीशन में से n-1 पोजीशन का को घटा दीजिए, बीटा इक्वल टू y n माइनस y n माइनस 1 हो जाएगा, यानी n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। इसको सॉल्व कर लीजिए, n में से लैम्डा d बाई d कॉमन हो जाएगा, n में से माइनस 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी बीटा इक्वल टू लैम्डा d बाई d हो जाएगा। यही था, इतना ही था। ठीक है, दोबारा भी बता दिए, आप नोट कर सकते हैं, जिनको जो दोबारा मैं पहले बार में उनके लिए बोल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, प्रॉब्लम देखेंगे अगले क्लास में।